नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए, हम अपने दर्शकों को फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जनता का मिजाज क्या है और मिजाज नतीजे में किस रूप में बदल सकते हैं, इसका पूर्वानुमान जरूर व्यक्त कर रहे हैं। बिहार में ही नहीं, देश भर में 6 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। बिहार में 40 सीटों में से 32 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शेष 8 सीटों पर चुनाव बाकी हैं, जो 1 जून को संपन्न होंगे। 1 जून की शाम को चुनाव समाप्त होते ही एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। हम भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि तब स्थितियां परिस्थितियां क्या बनी, एग्जिट पोल क्या कहते हैं। लेकिन हमने कल से ही जनता का मिजाज, वोटरों का मिजाज, पूर्वानुमान बताने की कोशिश शुरू की और हमने इसे 3 हिस्से में रखा। हम 32 सीटों का हाल बता रहे हैं जहां चुनाव हो चुके हैं। कल हमने बताया था उन सीटों के बारे में जहां एनडीए की जीत की संभावनाएं प्रबल दिखाई पड़ती हैं, और उन 32 सीटों में से 17 पर ऐसा दिखा कि हाँ, यहां एनडीए जीत सकती है। फिर से कहना, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के पहले और भी कई काम करने होते हैं, लेकिन जो जनता का मिजाज था वह जैसा हमने पढ़ा ग्राउंड जीरो पर, जो हमारी रिपोर्टर्स ने देखा समझा, वह हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 17 कौन कौन सी सीटें एनडीए जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, यह जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना होगा अजीत द्विवेदी शो। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि वैसी कौन सी सीटें हैं जहां बहुत ही नजदीकी मुकाबला है इन 32 लोकसभा क्षेत्रों में, जिसे तकनीकी भाषा में हम लोग कहते हैं VCF, वेरी क्लोज फाइट। तो वो कौन सी सीटें हैं और यहाँ मुकाबला क्यों फंसा है कि कोई पूर्वानुमान व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। यह सभी चरणों में है, तो हम बहुत नजदीकी वाले मुकाबले की सीटों के बारे में बताएं। इसके पहले समझते ये हैं कि नजदीकी मुकाबले हुए क्यों, जबकि 2019 में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कहीं नजदीकी मुकाबला नहीं था। जी। देखिए, नजदीकी मुकाबला, ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया जिस पर सबसे ज्यादा आज चर्चा होने की जरूरत है। और राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा इसकी शुरू भी हो गई है और हम लोग पहले दिन से चर्चा कर रहे हैं। अब आज बड़े चैनल्स, बड़े बड़े लोगों को बिठा करके, एक्सपर्ट्स को बिठा के चर्चा कर रहे हैं। जो चर्चा हम लोग पहले चरण के बाद कर रहे हैं, जब से चुनाव बदलना शुरू हुआ। चुनाव कैसे बदला, इस बात की चर्चा हम लोग लगातार करते रहे हैं। और उसको बदलने का कारण ये रहा कि जिस चीज को, जिस नैरेटिव को ये माना जा रहा था कि ये अपील नहीं करेगा, वो अपील करने लगा। और जिसके बारे में माना जा रहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो हाशिए में चला गया। उस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। जो पहले दिन से आप भी कह रहे हैं और हम भी इस बात को कह रहे हैं कि कोई कहीं मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं और न कहीं राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है। कोई 370 की बात नहीं कर रहा है। तो जनवरी फरवरी में, मार्च तक, चुनाव की घोषणा तक जो मुद्दे माने जाते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूरे बिहार में कहीं नहीं दिखे। और जो लग रहा था कि एक ऐसी बात है जिससे जनता को क्या मतलब होगा, कि भाई संविधान से जनता को क्या मतलब है, आरक्षण से क्या मतलब होगा, हाँ कोई मतलब नहीं है, तो उसी लोकतंत्र से क्या मतलब है। तो संविधान और लोकतंत्र की बात होगी, वो बात जनता को अपील कर जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। वो एकदम पहले दूसरे चरण से दिखने लगा। और वो अपील इसलिए कर गई बात क्योंकि एक इमोशनल कनेक्ट, एक बड़े समाज का, जो दलित समाज का एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वो समझता है कि ये थाती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, और उसको बदल दिया जाएगा। तो एक तो ये कनेक्ट हो गया उसके साथ, और वो बदलेंगे तो उसमें क्या चीज बदलेंगे। तो 2-3 चीजें थी उसमें जो बदल सकते हैं। जो 2 चीजें प्रस्तावना में जोड़ी गई हैं, नई इंदिरा गांधी ने जोड़ी थी इमरजेंसी के समय, सेकुलर, ये संविधान बना था तो नहीं लिखा हुआ था, और वो समाजवाद। तो ये लगा कि कहीं ये दोनों चीजें ना बदली जाए। तो एक जो मुस्लिम तबका है, जो वो लोग एकदम से अलर्ट हुए। और तीसरी बात जो बदली जा सकती है, जिसकी चर्चा हो गई, वो आरक्षण की थी। तो तमाम जो पिछड़े समाज, दलित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये लोग अलर्ट हो गए। अच्छा, उसी बीच 400 पार का नारा आ गया। तो 370, 400 पार, सबको लगने लगा कि अच्छा, ये अपोजिशन ने कहना शुरू किया कि ये 400 पार इसलिए मांग रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकें और आरक्षण खत्म कर सकें। तो ये बात जनता में अपील कर गई। तो जो अभी आपने कहा कि लड़ाई फंसी क्यों, मुश्किल क्यों हुई बिहार जैसे स्टेट में, जहां नीतीश कुमार को साथ लेने के बाद बीजेपी की सारी समस्याएं समाप्त हो गई थी। ये माना जा रहा था कि अब समस्या ही नहीं है।
अब जब बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों साथ मिलकर के लड़ रहे हैं और ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जीतन राम मांझी भी हैं, तो क्या लड़ाई है? जी 60% का वोट बैंक लेकर के जो पार्टी लड़ रही है, 60 क्या 65% का, उसको क्या समस्या है? लेकिन समस्या इस कारण से आ गई कि आपने 400 पार कहा, अपोजिशन ने उसको एक ट्विस्ट दिया और ट्विस्ट देकर के ये जोड़ दिया कि 400 इसलिए कह रहे हैं ताकि संविधान बदले, आरक्षण खत्म करें। तो ये बात हम लोग पहली बार पहले चरण दूसरे चरण से कह रहे हैं, बिल्कुल तो जी तमाम लोग ये समझ रहे थे कि संविधान और लोकतंत्र से क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा जी वेग सी चीज है, ये बड़ी अस्पष्ट सी चीज है। लेकिन आरक्षण तो बहुत स्पष्ट चीज है ना, और बाबा जी साहब अम्बेडकर का नाम भी बहुत स्पष्ट चीज है। तो लड़ाई इसलिए फंस गई ज्ञानेश्वर जी। पहला कारण जो आपने पूछा कि लड़ाई क्यों फंस गई, क्यों कठिन लड़ाई हो गई, कई जगह कांटे की टक्कर क्यों हो गई, तो एक तो ये कारण है, और जी दूसरा कारण लालू यादव का जातीय समीकरण बिठाने का जो दाव है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग सीट वाइज जब चर्चा शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ। लालू यादव ने कास्ट के खिलाफ कास्ट को नहीं लड़ाया, लालू यादव ने जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के कास्ट पर फोकस करके उनकी जाति के, उनके जो कोर वोट वाली जातियां हैं उनके कैंडिडेट उतारे, और उन कैंडिडेट्स ने वोट ले लिया उस अपनी अपनी जाति का, तो वो एक जी एडिशनल बोनस वोट ऐड हो गया उनके साथ। और वो भी इसलिए हुआ, देखिए जब बड़ी चीज हट गई सामने से, जब ये चीज आ गई कि भाई आरक्षण है, संविधान है, ये सब चीजें आ गई, लोकतंत्र है, तो फिर लोग कैंडिडेट की तरफ भी देखने लगे कि जी किस जाति का कैंडिडेट है, ये आरक्षण बचाने में काम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कई चीजें ऐसी हुई। ये दूसरी चीज है जो जो 400 सीट और संविधान आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव, उसके बाद दूसरी चीज जो थी वो लालू यादव का जातीय समीकरण था। उस नहीं जातीय समीकरण तीसरी चीज भी है जी जी मुझे लगता है कि देखिए तेजस्वी यादव का लीडरशिप और बढ़ा है और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ए टू जेड की बात की, जिस तरीके से युवाओं को जोड़ा और जिस तरीके से एक धारणा बनी कि सरकार में तेजस्वी यादव आए तो नौकरियों की बहार आई और बिल्कुल। जब बीजेपी सरकार में रहती है तो नौकरियां खत्म होती हैं। तो यह भी एक मुद्दा बना। यदि राशन बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है, तो रोजगार जो है वह तेजस्वी यादव को। मैं फिर से कह रहा हूं, जीत हार की संख्या क्या होगी, सीटें कितनी आएगी, इससे बहुत माने मतलब है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, क्योंकि कई टिप्पणीकार आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर ली है। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। और वो जो आपने कहा ना तीसरा फैक्टर जो जोड़ा, वो तीसरा फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है कि तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार से, अपने कैंपेन से एक एक युवाओं में एक मैसेज देने में वो कामयाब हुए, जो आप भी बार बार सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि जी जिस हालत में वो हैं, उनको उनका कमर का दर्द जो बिल्कुल उनको परेशान किए हुए है, उसके बावजूद वो लगातार घूम रहे हैं। ये अपने आप में एक जो उत्साह भरने वाली चीज है। जी नौजवानों को लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं, और उनके रोजगार वाली बात जो आपने कही कि वो आएंगे जी तो बिहार का भविष्य, बिहार की तकदीर बदलेंगे, तो इस ये भी एक कारण रहा उनका लगातार मोटिवेट करना, लोगों के बीच जाना और अपने लोगों को जगाए रखना, और आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र के प्रति भी लोगों को जगाए रखना। ये जी उनके लगातार भागते रहने से ये एक चीज आई, जिस जो ये तो ये तीन फैक्टर ऐसे ऐड हुए चुनाव में, चुनाव शुरू होने के बाद, जिनसे कई जगह चुनाव फंस गया, मुकाबला कई जगह कांटे की टक्कर हो गई। 65% 70% जो वोट था एक साथ एनडीए के पास, उसके बावजूद 30-32% वोट का जो समीकरण था। अच्छा, चुनाव के एन पहले मुकेश सहनी के साथ तालमेल हुआ, बिल्कुल चुनाव की घोषणा के बाद तक ऐसा लग रहा था कि वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, उनका नहीं हुआ, वो इधर आए। बीजेपी से एक मतलब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों से, उनको लगा कि मुकेश सहनी अभी भी पहले की तरह कुछ 5-10% वोट के नेता हैं, और उनका कैंडिडेट जहां होगा वहीं वोट मिलेगा। वो एक गलत अंदाजा लगा गए, उनका अंदाजा गलत हो गया कि मुकेश सहनी अब एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज कर गए हैं मल्लाहों। जी वो लालू यादव के बाद दूसरे नेता हैं। नीतीश कुमार तो कुर्मी का वोट बहुत छोटा है, लेकिन लालू यादव के बाद दूसरे नेता हैं जो जहां उनका अपना कैंडिडेट नहीं है मल्लाह का, वहां भी वो 30-40%, 50% तक वोट ट्रांसफर करा रहे हैं दूसरी जाति बिल्कुल के कैंडिडेट को। तो ये एक फैक्टर जुड़ा, जिसकी वजह से कई जगह पर मैक्सिमम, अभी हम लोग जिस सीट की चर्चा करेंगे, जो भी 9-10 सीटें हैं जहां खड़ा मुकाबला हम लोग देख रहे हैं, वहां ये फैक्टर भी काम कर रहा है। इस फैक्टर पर भी हम लोग आएंगे। बिल्कुल। और देखिए एक फैक्टर और भी है ना कि तेजस्वी यादव ने, यदि आप सारण छोड़ दीजिए और पाटलिपुत्र छोड़ दीजिए, तो चुनाव अभियान से, चुनाव प्रचार से लालू यादव को ग्राउंड जीरो से बाहर रखा।
क्योंकि जैसे ही लालू यादव की एंट्री होती है, जितने लालू विरोधी मत हैं एमवाई को छोड़कर, वे गोलबंद हो जाते हैं। लालू यादव कुछ ऐसा बोल देते हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर याद है कि हेलीकॉप्टर से मुतवाए थे भोलाराम हम्म। तूफानी का जिक्र करते हुए। तो तेजस्वी यादव ने सदी हुई रणनीति के हिसाब से कि, और देखिए कल मैं चर्चा में था, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं इंद्रभूषण, वे कह रहे थे कि बीच चुनाव में, सारण के चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक ऐसे व्यक्ति को जो लालू यादव के भी बहुत करीबी है, उनसे कहा कि ये भाई ये वो काम कर दो, हमारे क्षेत्र में आकर 6 दिन लालू जी बैठ जाए, हम चुनाव जीत जाएंगे। लालू जी नहीं आएंगे तो हम चुनाव जीतने में मुश्किल होगी। तो खैर यह भी एक रणनीति का हिस्सा था तेजस्वी यादव का। खैर चलिए, अब हम चलते हैं सीटों की बात करते हैं कि वह कौन सी सीटें हैं जहां बहुत नजदीकी मुकाबला है, पूर्वानुमान व्यक्त करना भी संभव नहीं हो पा रहा है कि यहाँ बढ़त किसे है। तो कौन कौन सी सीटें, देखिए यदि हम पहले चरण की बात करें, 19 अप्रैल को चुनाव हुआ था। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, इन 4 सीटों पर मतदान हुए थे। कल हम लोगों ने कहा था कि गया के बारे में कह सकते हैं कि यह सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब बताइए औरंगाबाद, गया और जमुई को इसे क्या माने अजीत जी, बहुत नजदीकी वाले मुकाबले में रखें, या कल जो हम बताएंगे कि जहां इंडिया गठबंधन या कोई और निर्दलीय आगे जा सकता है, उस वाले खाते में रखें। देखिए ये तीनों सीटें ऐसी हैं, हम लोग इसको, ये हमारा हम लोग के डिस्कशन की कंटिन्यूटी ही होगी, ये कंसिस्टेंसी जी ही रहेगी इसमें जी। कि हम लोग पहले चरण से जब मतदान हुआ था उसी दिन से मान रहे हैं कि ये तीनों सीटों पर लड़ाई फंसी हुई है और हम जी लोग प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है। जी तो ये बिल्कुल। तीनों सीटें अभी भी फंसी हुई माने, और ये माने कि इसका रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है, जी एनडीए की तरफ भी जा सकता है, इंडिया ब्लॉक की तरफ भी जा सकता है। ये तीनों सीटों पर किसी के बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, बहुत इफ एंड बट्स पर चुनाव के नतीजे निर्भर कर रहे हैं। हम्म, और ऐसा इसलिए हुआ, जो हमने अपने पहले कहा हम लोगों ने बातचीत करते हुए, कि लालू यादव ने जो सामाजिक समीकरण बताया, जो जी कैंडिडेट चुनते समय जो जातीय इक्वेशन फिट किया, ये उसकी वजह से हुआ। जी। अब सीट सीट वाइज अगर आप करें, देखिए अब औरंगाबाद देखिए में क्या। औरंगाबाद की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, सुशील कुमार सिंह बनाम अभय कुशवाहा, उम्मीदवार ही बदल गया इंडिया ब्लॉक का। और देखिए एनडीए में उम्मीदवार बदलने की चर्चा थी, सुशील कुमार सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, यह सीट जेडीयू के खाते में जाएगी, तमाम तरीके की बातें थी, एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन राजनाथ सिंह ने वीटो लगा दिया। लेकिन कांग्रेस वीटो नहीं लगा पाई टिकट लेने के मामले में। जो वहां चुनाव लड़ना चाहते थे निखिल कुमार, तैयारी किए बैठे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, यह सीट आरजेडी के खाते में चली गई। और राजपूत नहीं, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यहां लालू यादव ने सीट लेकर अभय कुशवाहा को चुनाव लड़ाया, जो कभी आरसीपी सिंह के सबसे करीब थे। तो अभय कुशवाहा आ गए। उधर कांग्रेस को टिकट नहीं मिला, तो जितने बाबू साहब लोग थे वे घर बैठ गए, निखिल कुमार को कोई मतलब नहीं रह गया। और अभय कुशवाहा ने जादव, मुसलमान और जो दूसरे समीकरण थे, देखिए मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि टेकारी और इमामगंज इलाके में भी लोग कह रहे हैं कि अभय कुशवाहा को बढ़त मिल सकती है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में क्या हुआ, और सुशील कुमार सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितना काम किया, अधिक या कम, या फिर मोदी के नाम पर? मोदी चुनाव के दौरान नहीं आए, चुनाव के पहले ही आए थे। तो यहां तो लड़ाई आप मान ही रहे हैं। हाँ, इसी वजह से यही कारण था कि जो अभय कुशवाहा जी को ले आए जनता दल यू से, अचानक लेके आए लालू यादव। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब चौंकाते हैं मतदाता को, तो उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है, उस पर पॉजिटिव रिजल्ट भी कई बार आ जाता है। जी तो ये चौंकाने वाला कैंडिडेट था, अभय कुशवाहा चौंकाने वाले कैंडिडेट थे। वो आरजेडी में जी भी नहीं थे, उनको जेडीयू से ले आकर के और फिर टिकट दे दिया गया। बिल्कुल। सुशील सिंह का टिकट होना भी चौंकाने वाला फैसला था। हम्म, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, एक बड़ा तबका उनसे नाराज था, और एक नाराजगी के अलावा एक ऊब भी है, एक थकान भी है, एक ही चेहरा देखते देखते। जी तो वो स्वाभाविक रूप से होता है, तो उपेंद्र कुशवाहा उत्साहहीनता वाला है, वायरल उत्साह वीडियो कम देखा है था उसमें। ना, उपेंद्र कुशवाहा वाला वायरल वीडियो, जो पहले कह दिया गया काराकाट का वीडियो है, बाद में हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की ओर से स्पष्टीकरण देना पड़ा कि अरे भाई मैं तो सुशील सिंह के लिए वोट मांगने गया था। तो औरंगाबाद वहां में। के कुशवाहा ने कहा कि 18 साल से दर्शन दिए हैं क्या? हाँ, हाँ। तो जी वही वो ये स्थिति थी, इस वजह से ऊब भी है मतदाता में, एक फटीग जिसको बोलते हैं, वोटर फटीग है।
वो जी उबे भी हैं, थके हुए भी हैं, तो वो चेहरा अगर बदल के बीजेपी नया चेहरा ले आती तो एक बात होती, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एक दो फैक्टर ऐसे थे, जैसे कुशवाहा कैंडिडेट का आना, सुशील सिंह का ही वहां से फिर वापस कैंडिडेट हो जाना, जी ये चीजें दो काम कर गई। और अगर कांग्रेस आती तो ये कुशवाहा का कांग्रेस, अगर सुशील उनको निखिल कुमार अगर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते तो हो सकता था कि राजपूत वोट में कुछ डिवीजन होता, लेकिन जी तब ये जो कुशवाहा का वोट अभय कुशवाहा ले रहे हैं वो एक मुश्त वोट जाता, बीजेपी की तरफ चला जाता, तो जी बीजेपी जेडीयू का समीकरण फिर और सीमेंटेड हो जाता, हम्म जो सीमेंटेड हो जाता अत्यंत पिछड़ा का, और पिछड़ा का भी, जो पिछड़ों की जो मुख्य जाति है कुशवाहा, अत्यंत पिछड़ा के साथ पिछड़ों की मुख्य जाति कुशवाहा जुड़ जाती, तो फिर वो बीजेपी के कैंडिडेट की स्थिति मजबूत हो जाती। तो जी वो नहीं हुआ। वो कुशवाहा का वोट जो मेजर एक बड़ा वोट है वहां, पिछली बार भी कुशवाहा ही लड़े थे, उपेंद्र कुमार जिनको जीतन रामांझी ने लड़ाया था। तो इसका हम्म मतलब वो सीट एक लेवल, एक तरह से कुशवाहा के मजबूत इंपैक्ट वाली सीट है। तो ये कास्ट का जो इक्वेशन हुआ सिर्फ इस वजह से, और एक कैंडिडेट नहीं बदलने की वजह से, बीजेपी के कैंडिडेट नहीं बदलने की वजह से, और एक कास्ट का कार्ड बहुत अच्छे से प्ले कर देने की वजह से ये लड़ाई फंस गई, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं। चलिए, औरंगाबाद के बाद देखिए अब हम बात करते हैं नवादा। नवादा के बारे में क्या कहें, क्या क्या न हुआ यहाँ। और यहाँ 4 लोग आपस में लड़ते रहे। चंदन का टिकट कट गया, चंदन सिंह का, सूरजभान सिंह के भाई का, एलजेपी के मौजूदा सांसद हैं आज की तारीख में भी। और यह सीट बीजेपी ने अपने खाते में ली। तो बीजेपी में भी उम्मीदवार, बहुत नारा चला, बाहरी भगाओ, बेटा लाओ, लेकिन टिकट मिला विवेक ठाकुर, सीपी ठाकुर के बेटे को, जो बिहार में भूमिहार समाज के अभिभावक माने जाते हैं। सीपी ठाकुर बड़े डॉक्टर, पद्मश्री, पद्म भूषण जो भी मिला है। तो विवेक ठाकुर, और उनके सामने यहां भी प्रयोग हुआ। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने नवादा में आरजेडी की ओर से सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार राजवल्लभ यादव के परिवार को टिकट दी। विभा देवी को, जो मौजूदा एमएलए हैं, 2019 में भी चुनाव लड़ी, टिकट दे दिया श्रवण कुशवाहा को। देखिए, प्रयोग यहां इस तरीके से हुआ कि जो अनीता महतो, श्रवण अशोक महतो की वाइफ, चुनाव लड़ने गई मुंगेर, तो अशोक महतो टिकट मांगने गए थे नवादा के लिए, और लालू यादव ने सेट कर दिया मुंगेर में। और श्रवण कुशवाहा और मोहम्मद कामरान, जो अशोक महतो के पैरोकार थे, उनमें से श्रवण कुशवाहा को टिकट मिल गया नवादा का। अब गुस्से में आ गए राजवल्लभ यादव, जो जेल में बंद हैं। उनके भाई विनोद यादव चुनाव मैदान में आ गए। उधर नवादा का बेटा, नारा लगा रहे भोजपुरी फिल्मों के सिंगर गुंजन सिंह, वे भी चुनाव मैदान में आ गए। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो नजदीकी मुकाबले की बात है, कि यहां जीत हार विवेक ठाकुर की किस्मत और श्रवण कुशवाहा की किस्मत इस बात पर निर्भर है कि विनोद यादव, राजवल्लभ यादव के भाई जो बागी बने, और यहां बहुत असहाय दिखे तेजस्वी यादव। उनके 2 विधायक खुले तौर पर बागी विनोद यादव का प्रचार करते रहे, राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और दूसरे विधायक रजौली के प्रकाश वीर, लेकिन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो यहां किस्मत इस रूप में बननी बिगड़नी है कि विनोद यादव को कितना वोट आ रहा है। इसलिए यह सीट नजदीकी मुकाबले का माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से माना जा रहा है कि विनोद यादव ने अगर ज्यादा वोट काट लिया होगा, यादव का वोट अगर उनके साथ ज्यादा गया होगा, जी तो राजवल्लभ यादव को मैं माफ करिएगा, तो फिर श्रवण कुशवाहा के लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर यादव वोट चला गया होगा विनोद यादव के साथ तो, जी और अगर नहीं गया होगा तो ये एडवांटेज उनके साथ रहेगा। इसी तरह अगर गुंजन सिंह ने कुछ ज्यादा वोट काटा होगा तो उसका नुकसान जी विवेक ठाकुर को हो जाएगा। अगर उनको कम वोट मिला होगा तो वो एडवांटेज उनके साथ होगा। और जो जी एक धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर शुरू में एक जो कमजोरी दिखी थी श्रवण कुशवाहा की, वो ये थी जो आपने कहा कि 2 एमएलए नहीं गए और अंत तक बिल्कुल। तेजस्वी यादव की सभा में नहीं गए। हम्म, लेकिन बाद में ये भी खबर आई कि इनके न जाने के बावजूद यादव का वोट बहुत नहीं टूट रहा है। जी हम लोग आज अगर ये प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है, जो पहले दिन, जब चुनाव के दिन हम लोग ये मान रहे थे कि ये लड़ाई फंसी हुई है, फिर जी बाद में ऐसी रिपोर्ट आई कि कहीं ना कहीं एडवांटेज है विवेक ठाकुर को, वो जीत सकते जी हैं। फिर लेकिन जब आप चुनाव के हफ्ते बाद जब लोग खुले, लोगों ने बोलना शुरू किया, तो ये पता चला कि विनोद यादव को उतना ज्यादा वोट नहीं आया हुआ है।
कुशवाहा वोट को लेकर के भी बीजेपी के बड़े मतलब प्रदेश अध्यक्ष ही हैं सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं का जिम्मा था। तो उन्होंने भी एक कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हमारा वोट ज्यादा नहीं टूटा है। यानी जिस तरह से आरजेडी की तरफ से कहा गया कि हमारा यादव वोट नहीं टूटा है, उसी तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमारा कुशवाहा वोट ज्यादा नहीं टूटा है, हमारा कुशवाहा वोट भी मिला है हमारे बीजेपी के भी कैंडिडेट को, कैंडिडेट होने के बावजूद। इस वजह से हम लोग मान रहे हैं कि ये लड़ाई एक ऐसे कॉन्टेस्ट में है कि जहां चौंकाने वाली बात ये रही नवादा में अजीत जी कि देखिए अशोक महतो भले चुनाव लड़ने मुंगेर गए, पत्नी को चुनाव लड़ाया, लेकिन अशोक महतो काम कर गए नवादा में, नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। और अशोक महतो की जो पाठशाला है, जो भी पाठशाला वो चलाते रहे, जिस तरीके की पाठशाला है, वह तो मूल रूप से नवादा और शेखपुरा में ही। तो अशोक महतो ने यहाँ नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की, यह बड़ी परेशानी है विवेक ठाकुर के लिए। हाँ, तो इसी वजह से हम लोग अभी उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं उस सीट को। हम लोग एक तारीख को एग्जिट पोल के समय कुछ इस के बारे में कहने की स्थिति में होंगे। चलिए, तो जमुई के बारे में अब चर्चा करें। पहले चरण में ही जमुई में चुनाव हुआ था, चिराग पासवान ने यह सीट छोड़ी, वे गए स्वयं हाजीपुर और उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव लड़ाया और उनके सामने अर्चना रविदास, जमुई की ही बेटी हैं लेकिन उनके पति मुंगेर के हैं और पति जो है यादव है। यह सीट सुरक्षित है। तो अर्चना रविदास बनाम अरुण भारती, यहाँ प्रबंधन की बात भी हुई, यहाँ आरजेडी की ताकत की बात भी हुई, यहाँ इसकी बात भी हुई कि जमुई के कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि चिराग पासवान हमें छोड़कर जा रहे हैं और किसी को थोप रहे हैं, जबकि चिराग पासवान ने समझाने की कोशिश की कि मेरी ही तरह सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ प्रबंधन में अधिक लोग बाहरी थे चिराग पासवान की, यह बात भी सामने आई और आरजेडी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। और फिर वही बात, कुर्मी कुशवाहा वोट ने यहाँ कुछ खेल हुआ और कुछ दलित वोटों में भी, इसलिए क्या मान रहे हैं कि यहाँ भी सीट फंसी हुई है? बिल्कुल, दोनों तीनों बातें हैं ये जो आपने कही, दोनों तीनों बातें। एक तो चिराग पासवान के जाने से उन्होंने हालांकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिस तरह से ग्रूम किया है, जिस तरह से उन्होंने तैयार किया है, वो नाराजगी ज्यादा रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग वो जो एक तबका है वो मानेगा कि वो भले चिराग पासवान नहीं है लेकिन उनके बहनोई के रहने से भी उसी तरह का काम होता रहेगा जिस तरह से चिराग पासवान ने किया है। जो फैक्टर मेन वहां काम किया वो ये है कि जो देखिए बिहार में 20% के करीब दलित आबादी है, 20%, उसमें 5% तो पासवान है, 4-5% पासवान मानिए, बाकी तो दूसरा वोट है महादलित का और दलित की जो दूसरी जातियां हैं वो है। तो अर्चना रविदास उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, तो एक तो स्वाभाविक रूप से वो वोट उनके साथ जाना था। और वैसे भी हम लोग ये पूरे बिहार चुनाव का एक फिनोमिनन था, अलग से उसका अध्ययन होना चाहिए है कि जो मायावती का वोट था उसका रुझान इंडिया ब्लॉक की तरफ दिख रहा था, बिल्कुल कई जगह दिखा, तो वो एक फैक्टर यहाँ काम कर रहा था। तो ये मान सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति का वोट है उसका अरुण भारती के मुकाबले ज्यादा हिस्सा गया अर्चना रविदास जी। हाँ, तो इसलिए हम लड़ाई को, अच्छा यहाँ कोयरी कुर्मी कैंडिडेट नहीं है लेकिन इस जो असर था वहां का, औरंगाबाद का और नवादा का एक ही साथ चुनाव हो रहा था, तो उसका असर जो है, जैसे लोग कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो एक असर पहुंचा यहाँ की वहां पोलिंग हो रही है, वहां कुशवाहा समाज के लोग पोल कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक को, तो यहाँ भी आरजेडी को कर सकते हैं। वो भले परसेंटेज वहां से कम रहा लेकिन यहाँ भी पोल हुआ। और प्रबंधन बाहरी लोगों के हाथ में होने की वजह से जो जेन्युइन लोगों तक पहुंचना चाहिए था, बस्ता पहुंचे चाहे खर्च का पैसा पहुंचे, वो ठीक ढंग से नहीं पहुंचा, वो मिसमैनेज हुआ। तो प्रबंधन के स्तर पर एक मिसमैनेजमेंट है। इसी वजह से ये 3 कारण हमको दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोट होने के बावजूद इंडिया जो एनडीए का कैंडिडेट है अरुण भारती जो है वो टफ कॉन्टेस्ट में फंस गए हैं। दलित सीट होने से, सुरक्षित सीट होने के बावजूद मुकेश यादव जो अर्चना रविदास के हस्बैंड है, उनका मैनेजमेंट बेहतर था। उन्होंने पिछड़ी जाति जो कोर वोट है यादव मुस्लिम का, उसको एकजुट किया, उसमें दलित का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा और कुछ कोयरी कुर्मी जुड़ा, जिसकी वजह से ये टफ कंटेस्ट है और हम लोग अभी प्रेडिक्ट करने की स्थिति में नहीं है। चलिए ठीक है, तो पहले चरण की सीटें खत्म हो गई। अब हम दूसरे चरण में चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर बांका के बारे में तो हम लोगों ने कल ही कह दिया था कि एनडीए के पक्ष में ये दोनों सीटें जाती हुई दिखाई पड़ती है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया की चर्चा आज हम लोग करेंगे कि अभी इसको नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है नहीं कर रहे हैं। ये तीनों
कल करेंगे हम लोग इसको। ये चलिए, तीसरी कैटेगरी की सीट है इंडिया तीसरी ब्लॉक के कैटेगरी लिए, की जो सीट है। उनके चेहरे पर चलिए, खुशी लाने वाली सीटें हैं ये। चलिए तो ठीक है, चलिए तीसरे चरण में चलते हैं। 7 मई 2024 को चुनाव हुआ, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, इसे तो हम लोगों ने कल बता कल दिया था। डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, हाँ। जी, अररिया के बारे में आज चर्चा कर सकते हैं। अररिया के बारे में चर्चा नहीं अररिया की। के बारे में कल करेंगे चर्चा हम लोग। कल करेंगे चर्चा। खगड़िया की चर्चा कर लें। खगड़िया हम्म, की चर्चा, देखिए यह भी सीट एलजेपी की। महबूब अली कैसर का टिकट काटा गया और यहाँ टिकट दिया गया राजेश वर्मा को। चिराग पासवान के दोस्त भी हैं और बीजेपी संकट में फंस गई थी। उम्मीदवारों का ऐलान हो गया था, सिर्फ एक वैश्य को टिकट मिला था, संजय जायसवाल को, और इसके बाद हंगामा खड़ा हुआ तो चिराग पासवान से कहा गया कि आप अपने खाते से एक वैक्स को लड़ाइए। तो खगड़िया में उन्होंने राजेश वर्मा, जो भागलपुर के रहने वाले हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया और इंडिया ब्लॉक में यह सीट चली गई सीपीएम के पास। यहां संजय कुशवाहा चुनाव लड़े। तो यहां भी मुकाबला जबरदस्त हो गया। कहीं से खबर आ रही है कि खगड़िया लाले लाल हो गया और कहीं से खबर आ रही है कि नहीं, जय श्री राम हो गया, क्योंकि लाल होने का भय भी किसानों का था। 2019 में यहां मुकेश सहनी चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार मुकेश सहनी इंडिया ब्लॉक के साथ थे, जिनके उम्मीदवार सीपीएम के संजय कुशवाहा थे। तो यहां भी लड़ाई कठिन हो गई। क्यों हो गई अजीत जी? देखिए, एक तो यही वहां यहाँ भी वही फैक्टर काम किया जो पहले चरण की तीनों सीटों पर हम लोगों ने जिस जिस फैक्टर को कंसीडर किया है। हम्म, औरंगाबाद में भी, नवादा में भी कुशवाहा कैंडिडेट होने की वजह से जी, बीजेपी का जो कोर वोट है, बीजेपी जेडीयू दोनों का जो कोर वोट है, वो शिफ्ट हुआ बल्क में, बिल्कुल, मतलब एक मुश्त वोट शिफ्ट हुआ वो कैंडिडेट के नाम पर। और ये जी, फैक्टर वहां भी रहा, जमुई में भी रहा। वो फैक्टर यहाँ संजय कुशवाहा की वजह से, और पुराना परिवार, राजनीतिक परिवार उनका है, उनके पिता भी यहाँ इस सीट को उनके भाई रिप्रेजेंट भी करते विधायक है समस्तीपुर में। हैं, तो उनके भाई विधायक हैं। तो ये पुराना राजनीतिक परिवार है, उनको चुनाव का जी, प्रबंधन पता है और जातियों का गणित पता है, जातियों का हिसाब पता है। जी, तो हालांकि ये क्षेत्र है सम्राट चौधरी का भी क्षेत्र है और उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। और ये जी, खबर आई थी हम लोगों को मतदान के दिन की, जो कई जगह से ये मैसेज निकला कि नहीं, हम लोग को एक मुख्यमंत्री देखना है, सिंपल एक एमपी नहीं देखना है। बिल्कुल, इसके बावजूद एक बड़ा हिस्सा वोट का गया उनके साथ, चूंकि कास्ट के फैक्टर को आप अंडरमाइन कर ही नहीं सकते हैं। जी, जो जो कैंडिडेट सामने दिख रहा है अपने कास्ट का, उसको लोग वोट कर ही रहे हैं। इस बार का ये भी फिनोमेनन है एक, जो अलग से अध्ययन करने की बात है। तो उनको उस कुशवाहा का वोट मिला। और जो जी, नाराजगी इनके इनके पक्ष में, इनके खिलाफ बनी थी, एलजेपी उम्मीदवार के खिलाफ, उसको उन्होंने काफी हद तक कम किया, लेकिन वो अंत तक कुछ चीजें बनी रही, वो एक जी, नाराजगी बनी रही। और मुकेश सहनी का फैक्टर, मुकेश सहनी को यहाँ पिछली बार जो सबसे ज्यादा वोट जिन सीटों पर मिला था जहां वो लड़े थे, उसमें यही सीट जी, थी। तो वो उनका वोट कुछ ऐड हुआ, तो यादव मुस्लिम के साथ मल्लाह का वोट प्लस कुशवाहा का वोट। तो ये, और कम्युनिस्ट पार्टियों का जो अपना एक कोर वोट होता है, जो निचली जातियों में, जो जेडीयू का कोर वोट आधार है, तो बिल्कुल, उसका एक वोट जाने की वजह से ये लड़ाई फंस गई। इसके लिए हम लोग इसको ऐसे कैटेगरी में रख रहे हैं। रिजल्ट कुछ जी, भी हो सकता है, रिजल्ट हम लोग तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो तो वोट डालने बिल्कुल, वालों ने डाला है। वो तो उस दिन हो सकता है कि कोई दूसरा ही जीत जाए, हम लोग जो अंदाजा लगा रहे हैं, या जी, ये जीत जाए या वो जीत जाए। हम लोग टफ कंटेस्ट मान रहे, हो सकता है कि बहुत आराम से जीत जाए कोई कोई व्यक्ति इसमें। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अभी टफ कंटेस्ट दिख रहा है इस सीट पर, इसलिए इसको अभी हम चलिए लोग छोड़। चौथे चरण में, अब चौथे चरण की ओर बढ़ते हैं। 13 मई 2024 को चुनाव हुए। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर की चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि यह सीटें एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही। उजियारपुर की चर्चा हम लोगों ने कल नहीं की। क्या आज कर पा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल, उजियारपुर, आज करेंगे, आज जहां करेंगे। आलोक मेहता बनाम नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय कौन? अमित शाह के दोस्त, नरेंद्र मोदी के बेहद भरोसेमंद। लेकिन क्या यहाँ जातीय समीकरण गड़बड़ा गया? क्योंकि आलोक मेहता स्वयं कुशवाहा थे, बिल्कुल नित्यानंद राय यादव। पहले चुनाव में यादव गोलबंद हो जाते थे बिल्कुल नित्यानंद राय की तरफ, और कुशवाहा का मत भी नित्यानंद राय को मिल जाता था। लेकिन इस बार समीकरण कुछ गड़बड़ था। तो क्या पूरे तौर पर यादवों का मत नहीं मिला नित्यानंद राय को, और कुशवाहा के मतों में भी विभाजन हो गया? इस कारण से क्या आप यह मान रहे हैं कि यह सीट आज चर्चा करने लायक है, कि ये बिल्कुल हाँ बिल्कुल वेरी क्लोज बिल्कुल फाइट है? जी, वही कारण है। देखिए, कंटिन्यूटी देखिए, ये हम लोगों ने जी, हम लोग ऐसा जो एकदम
जो भी सूचना आई है वो कितनी जी। बारीकी से इसमें दर्ज है, आप देखिए, आप जो लिस्ट पढ़ रहे हैं, हम्म। ये कंटिन्यूटी देखिए कि कुशवाहा कुशवाहा कैंडिडेट जहां भी है वहां लड़ाई फंसी जी। हुई है। हम्म। तो ये भी सीट इस वजह से फंसी है क्योंकि वो कोर वोट है और बहुत वोकल और बड़ा एग्रेसिव पोल करने वाला, टैक्टिकल पोल करने वाली जाति है और वोट को इन्फ्लुएंस करने वाली भी जाति है। जी। तो इसकी वजह से वो आलोक मेहता, चूंकि वो उसी जाति को बिलोंग करते हैं, तो वो वोट तो उनकी तरफ गया, बल्क में गया। जी। बीजेपी नहीं दावा कर सकती है कि हमको बहुत ज्यादा वोट मिला है। एक वोट का परसेंटेज है, उतना ही परसेंटेज है जितने में प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय की इज्जत बच जाए, लाज बच जाए जी। कि उनके वजह से इतना वोट आया। हम्म। वो भी हो सकता है कि एनफ हो, वोट पर्याप्त हो उतना भी, लेकिन वोट गया एक मुश्त ज्यादा वोट आलोक मेहता को। और यादव के जी। कैंडिडेट का देखिए, हम लोग जब जाति की बात करते हैं तो हम लोग चुनिंदा नहीं हो सकते, हम लोग सेलेक्टिव नहीं हो सकते। हम लोग ये जी नहीं कह बिल्कुल। सकते हैं कि इस जगह पर तो या तो अपनी जाति का आदमी अपने जाति को वोट दे रहा है, लेकिन दूसरी जाति का आदमी अपनी जाति को वोट नहीं दे रहा है। हम्म। कुशवाहा अगर अपनी जाति के आदमी को वोट दे रहा है तो यादव भी अपनी जाति के आदमी को वोट दे रहा है। तो नित्यानंद राय जी। को भी कुछ वोट मिला है यादव का। जी वो बिल्कुल। वोट एकदम से तो नहीं जा सकता है, क्योंकि उनको भी तो नेता अपना देखना है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को देखना है। तेजस्वी यादव की जी। के भविष्य और किस्मत की बात है यहाँ, तो ज्यादा उनको गया है, लेकिन यादव वोट इनको भी कुछ मिला है, नित्यानंद राय को। तो इसकी वजह से बैलेंस में आ गई है सीटें, बैलेंस में आ गई है सीट। अगर जी। जी। कुशवाहा वोट नहीं टूटा होता तो हम लोग खुल करके कह सकते थे कि नित्यानंद राय की सीट जा रही है, एनडीए को जा रही है। जी। लेकिन इनके पक्ष में जो बात है वो अमित शाह का वो बयान कि हमारे मित्र हैं और हम इनको और बड़ा पद देंगे, आप जिता करके भेजिए, जी। वो इनके बात इनके फेवर में जा रही है। लेकिन हम लोग अभी ये उसकी स्थिति में नहीं है कि कुशवाहा कितना ज्यादा टूट के गया और इनको कितना यादव का वोट मिला और अत्यंत पिछड़ी बिल्कुल। जातियों का और वो बाकी वोट कितना कंसोलिडेट हुआ। इसलिए इसको एक डायसी वो सीट मान करके एक इसको अभी टेंटेटिव उसमें रखें, हम लोग कॉम्पिटिटिव उसमें रखें चलिए सीट। तो देखिए, पांचवें चरण की बात हो गई, अब चलते हैं पांचवें चरण में। देखिए हाँ, सीटें थी सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। 20 मई को चुनाव हुए थे। तो देखिए सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर की भविष्यवाणी जो मिजाज समझा जा रहा है, यह तो हम लोगों ने कल की थी। सारण के बारे में आज चर्चा कर पाएंगे? नहीं, कल के सारण विषय को हम लोग रहे, सारण हम लोग कल चर्चा करेंगे इस पर। कल सारण भी चर्चा। इंडिया ब्लॉक के जी। चेहरे पर खुशी लाने वाली सीट हो सकती है। चलिए तो छठे चरण का चुनाव देखिए 25 मई 2024 को संपन्न हुआ। वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज। तो इनमें वाल्मीकि नगर, माफ कीजिएगा, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और हाँ गोपालगंज, इनकी चर्चा तो हम लोगों ने कल कर दी थी। क्या आज हम पश्चिमी चंपारण के बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह सीट आज वाली लिस्ट में शामिल है कि कल वाली लिस्ट में शामिल है? नहीं, आज आज इस पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी फूल चंपारण फूल की सीट हम फूल और लोग, कूल, फूल और कूल। हाँ वही फूल और फूल की जो संजय लड़ाई थी, संजय जायसवाल उस बनाम लड़ाई में संजय जायसवाल, हाँ, जी। उस लड़ाई में संजय जायसवाल गिर गए। और जी। हम लोग जब पहले दिन चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, जो आपके पास भी रिपोर्ट थी और हमारे जी। पास भी रिपोर्ट थी, कि ब्राह्मणों का वोट बटा मैथिल ब्राह्मण और ब्राह्मण जो जी। सरयू पारी खाने नॉन कुछ थे। मैथिल में जी। हाँ, लेकिन वो वोट भी कई जगह जो है मैथिल ब्राह्मण का वोट भी गया हुआ है कई जगह। जी। उस इस लोकसभा क्षेत्र में एक देश के बहुत बड़े पत्रकार रहते हैं, जाने माने पत्रकार, देश के बहुत बड़े पत्रकार जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका घर इस क्षेत्र में है, मैथिल ब्राह्मण है। और लेकिन उनका जाति से कोई मतलब, वो जातिवादी, तमाम पूर्वाग्रह से ऊपर के समाजवादी पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव में वोट दिया है मैथिल ब्राह्मणों ने मदन मोहन तिवारी को। तो फिर एक खटका हुआ, बड़ा गांव है और जी। सुगौली विधानसभा में आता है और हम्म। मैथिल ब्राह्मणों का सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है सुगौली। तो एक बिल्कुल। खटका लगा हमको तभी जब आपसे बात हो रही थी, और हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण को एनडीए के खाते में नहीं डाला। तो जी। एक फैक्टर ये भी है। और जो दूसरा मल्लाह का वोट था, एक लग रहा था कि एनडीए मैनेज कर रहा है और काफी हद तक मैनेज हुआ भी, लेकिन जी। उसका भी वोट किया हुआ है इंडिया ब्लॉक। तो जी। ब्राह्मण का वोट जितना लग रहा था कि टूट सकता है मदन मोहन तिवारी से, नहीं टूटा। बीजेपी के साथ नहीं गया उस मात्रा में, उस हिसाब से। और मल्लाह का वोट जो मैनेज होकर के लगता था कि चला जाएगा पूरी तरह से बीजेपी की तरफ, वो भी उतना नहीं गया, उसमें भी वोट टूट गया। तो ये एक कारण रहा कि इंडिया ब्लॉक एकदम कांटे की टक्कर देने की स्थिति में आ गया। अभी तो हम लोग को दिख रहा है, पता नहीं अंत में क्या नतीजा होगा, लेकिन अभी दिख रहा है कि लड़ाई बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ है मदन मोहन तिवारी में और संजय जायसवाल। भविष्यवाणी नहीं किया सकते। चलिए तो देखिए पश्चिमी चंपारण, अब आगे देखिए पूर्वी चंपारण के बारे में तो कल हम लोग ने बता ही दिया था। शिवहर
शिवहर को क्या माने, वेरी क्लोज फाइट, नजदीकी क्लोज मुकाबला। फाइट है, काफी क्लोज फाइट है और एकदम किसी भी तरफ जा सकता है चुनाव का नतीजा। लवली आनंद बनाम रितु जायसवाल, ऐसा क्यों हम लोग महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, हम लोग पहले जो रिपोर्ट थी चुनाव की, अभी भी वो रिपोर्ट है हम जी। लोगों के पास, लेकिन जो वैश्य का वोट है जो हम लोग पहले दिन चर्चा कर रहे थे, और ये एक पहली रिपोर्ट थी जो त्वरित टिप्पणी थी हम लोगों की, जी वो इस पर था कि सिर्फ कलवार का वोट रितु जायसवाल को मिला है। लेकिन बिल्कुल। कलवार का वोट वो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वैश्य में वो सबसे बड़ा ब्लॉक है, तो वो वोट तलवार उनको हर बड़ा ब्लॉक है कि तेली और सूरी बड़ा ब्लॉक? तेली सूडी क्या? एक साथ मिला देंगे तो हो जी सकता है कि वो बड़ा जी हो जाए या बराबर हो। कलवार वोट भी जी काफी अच्छी संख्या जी में है। अब वो जी उसमें उसका वो पूरा एक तरह से वोट गया है रितु जायसवाल को, बिल्कुल। और जी। कुछ दूसरे जो सेगमेंट्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा ही वोट वो गया है उनके साथ। हम्म। तो ये एक फैक्टर, ये तो कोर वोट है बीजेपी का। ये तो जी। बीजेपी का नुकसान, अगर जितना गया उसका डबल नुकसान है कि आप हम्म। में से घट के और दूसरे में ऐड हुआ है। तो अगर 50,000 1 लाख वोट गया है तो उसका 2 लाख का इंपैक्ट होगा। तो जी। इसकी वजह से बाकी सारा वोट अपनी जगह है, जो जो लोग। अच्छा, दूसरी एक खबर मिली जो ओवैसी के नाम पर वोट नहीं मिला है हम्म। सीताराम सिंह के बेटे को, लेकिन अपने बिल्कुल। गांव में अपने इलाके में 500,000 वोट ही है उनको, लेकिन वो राजपूत का ही वोट है। तो जी। एक उस इलाके में, अपने गांव के ही इलाके में धारणा बदलने के लिए वो भी एक चीज आई, जो बाद में हम लोग को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। हम्म। हम तो बिल्कुल मान रहे थे कि एक एक वोट राजपूत का गिरा होगा लवली आनंद के लिए, जी। लेकिन 1,000-2,000 वोट का ही एक नुकसान वहां से दिख रहा है, और वहां परसेप्शन की वजह से भी, एक परसेप्शन का भी एक मामला बना। हम्म। और ब्राह्मणों की जो नाराजगी ठाकुर का कुआं वाला थी, वो उदासीन हो गए। वोट और एक आपका महन जी भी कुछ वोट काटते हैं, एक महन जी हैं वो भी महंत कुछ जी वोट भी लड़ काटते रहे थे, तो उनको भी कुछ वोट गया है। तो हैं। जी। उनका वोट भी मान लीजिए कि वैश्य की तरह वो डबल इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो वोट हम्म। टूट करके रितु जायसवाल की ओर नहीं गया है। जी। तो लेकिन सिंगल इंपैक्ट तो है ही उसका भी। तो इसी हम्म। की वजह से इसको हम लोगों ने डाल दिया। हो सकता है कि एडवांटेज हो जाए, जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि एनडीए को एडवांटेज होगा यहाँ, तो हो सकता है वैसा हो, लेकिन अभी बहुत कांटे की टक्कर दिख रही है। चलिए ठीक है, तो शिवहर के बाद आगे बढ़ते हैं वैशाली, बहुत बड़ी लड़ाई। और बीना देवी, वाइफ ऑफ दिनेश प्रसाद सिंह, जिन्हें लीडर ऑफ ऑल पार्टी कहा जाता है, जेडीयू के एमएलसी हैं, ये दूसरी बात है। और रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कभी पहले वैशाली के सांसद हुआ करते थे, उनकी ही पाठशाला के छात्र रहे हैं। तो बीना देवी ने 2019 में रघुवंश प्रसाद सिंह को ही चुनाव हरा दिया था। लेकिन इस बार लालू यादव ने पूरा समीकरण ही बदल दिया। रघुवंश प्रसाद सिंह थे नहीं, उन्हें टिकट देने की मजबूरी नहीं थी। लालू यादव का फार्मूला साफ साफ था, जात के खिलाफ जात को मत लड़ाओ। यहाँ राजपूत और भूमियार आपस में दावा करते थे कि हमारी संख्या अधिक, हमारी संख्या अधिक। लालू यादव ने इसे कैच कर लिया। तो दिनेश प्रसाद सिंह, जिनकी पत्नी है बीना देवी, मौजूदा सांसद, वे भी सर्वगुण संपन्न है। जैसे आप लड़ना चाहिए वैसे लड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, खुद हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन उनके सामने मुन्ना शुक्ला को लालू यादव ने उतार दिया, बाहुबली दबंग। और फिर यहां लड़ाई फंस गई, ठाकुर बनाम भूमियार। इसे क्यों हम लोग इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं? देखिए, ये वो वाली सीट है जिसको जी। कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम कह सकते हैं, एकदम एक्सट्रीम जातियों का कोलिशन की। जी। मतलब यहाँ ये मान के चले कि यादव भूमिहार के लिए लड़ रहा था और उसके लिए वोट कर रहा था, जो हम्म। बड़ा रेयर होता है जी बिहार की बिल्कुल। राजनीति में, तो ये देखने को मिलता नहीं है। तो वो हम्म। देखने को मिला यहाँ। तो जी। एक इस वजह से ही लड़ाई में थे। अब भूमिहार का अपना जितना वोट है, उसमें 10-20% वोट आइडियोलॉजी का होता है जो बीजेपी को जाता है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हमने मोतिहारी में देखा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह भी लड़े, जब जीते थे तब भी एक जी। तबका ऐसा है जो वोट बीजेपी को करता है, वो उसकी आइडियोलॉजी है, वो आरजेडी को वोट नहीं कर सकता है। लालू यादव से एक ऐसी एलर्जी डेवलप हुई है कि वो नहीं करता है। तो वो बिल्कुल। वोट तो यहाँ भी गया होगा। मान लीजिए लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी रहती तो ज्यादा जाता है, एलजेपी के जी। होने से वो थोड़ा और कम हो गया है, क्योंकि हम्म। चिराग पासवान का भी एक अच्छी मतलब पकड़ है भूमिहारों के बीच में। उनको भूमिहार लोग अपना नेता मानते हैं अपनी तरह से। तो भूमिहार, यादव, मुस्लिम और हम्म। मल्लाह, मल्लाह का हम जी। लोग जानते हैं यहाँ वोट अच्छा खासा बिल्कुल। वोट है। और हम्म। नीतीश कुमार ने जब मल्लाह लड़ाया था 2014 में विजय विजय सैनी कुमार को, सैनी। जी। अच्छा 1,40,44,45,000 कुछ वोट बिल्कुल। आया था। तो मुल्लाह का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां। तो जी। वो वोट मिला करके एक तरफ इनका कॉम्बिनेशन मजबूत हुआ। हम्म। लेकिन यही 4 वोट, जी। ज्ञानेश्वर जी आप समझिए, यही 4 वोट, इसके अलावा कोई वोट आप नहीं कर सकते हैं कि वो बिल्कुल। वोट है। अपने हम्म। मैनेजमेंट के दम पर कहीं 2-4% का हो तो उसको हम लोग नहीं गिनते हैं।
जी। दूसरी तरफ क्या है दिनेश सिंह की पत्नी के साथ कि उनके साथ या राजपूत तो गया ही, हम्म। लेकिन बीजेपी और जो नीतीश कुमार। जेडीयू का वोट है, जो अत्यंत जी, पिछड़ा वोट है, जो दलित और महादलित का वोट है, और दलित पर एक कमेंट करना, वो इनएडवर्टेंटली कहा हो उन्होंने, अपने बहुत बिल्कुल। कोई मीन न करते हो मुन्ना शुक्ला, लेकिन जी, उसका एक मैसेज चला गया जो उनके मुंह से निकला था, वो जबान एक जी। उनकी फिसली थी। हम्म। तो दलित का एक वोट जो ऐसे भी महादलित का, पासवान तो पूरी तरह से है ही एलजेपी के साथ, चूंकि वो कैंडिडेट ही वहां लड़ रहे थे, उसके जी, अलावा महादलित का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गया, अत्यंत पिछड़ा का वोट गया, राजपूत का वोट गया, ब्राह्मण का वोट, और ये जो वोट अपना मैनेज कर सकते थे अपने साम दाम दंड भेद के तौर पर। जी। तो इसकी वजह से लड़ाई एकदम कांटे की के मुकाबले में है, एकदम तराजू बराबरी पर दिख रहा है, अभी इधर भी किधर भी जिंदा नहीं दिख रहा है, दोनों बराबर लटका हुआ है। चलिए, तराजू बराबरी पर है। अब देखिए महाराजगंज के बारे में क्या माने। महाराजगंज यहाँ लड़ाए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के और उनके सामने आकाश कुमार सिंह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे। दोनों ओर से लड्डू बांटने की तैयारी है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ पलड़ा किसका भारी है। तो बिल्कुल, यहाँ तो वैशाली वाली लड़ाई, आप वैशाली का जी। मिरर इमेज देखिए, जो वैशाली में था वही यहाँ भी है। और वहां सारण का भी, असर भी, सारण गोलीकांड और का असर भी सारण का दिखाई असर पड़ा। है, सारण का असर है। जी। तो जी। यादव तो पूरी तरह से आए, और उसका फोर्स बढ़ इसलिए गया क्योंकि ये खबर है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि सारण में भूमिहारों का एक बड़ा हिस्सा गया, आरजेडी के जी। साथ वोट किया उन लोगों ने। हम्म। तो हम्म। यहाँ यादव भी आए पूरी तरह से, और ब्राह्मण भूमिहार तो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई लड़े तो हम उसके साथ खड़े हों, तो वो भी बिल्कुल। लड़े। मल्लाह का वोट भी उसके साथ जुड़ा, मुस्लिम का जुड़ा, ये 4 वोट तो जुड़े, लेकिन जी। उसके अलावा और कौन वोट जुड़ा, बिल्कुल। फैसला इस पर होना है कि वो और कौन वोट जुड़ा उसमें। चूंकि ये प्रबंधन के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और संगठन के भी आदमी हैं, जी। पुरानी पकड़ है, हर समाज समुदाय के कुछ कुछ लोग इनके साथ हैं। और यही बात जो आप बार बार कहते हैं कि जो खूबी रामकृपाल यादव की है, वो खूबी जनार्दन वही सिंह सिग्रीवाल जनार्दन की है सिग्रीवाल कि के। ये हर आदमी के सुख दुख में उसके साथ खड़े हैं, उसका कोई बिल्कुल। काम हो ना हो, लेकिन आप ये अपने आप में भी बड़ी बात होती है कि आपके जी। किसी सुख दुख में सांसद खड़ा है आकर के, हम्म। शोभा बढ़ती है। अगर सुख में आकर के आपके यहाँ खड़ा है तो शोभा बढ़ती है, दुख में आकर के खड़ा है तो संबल मिलता है। जी। तो बिल्कुल। ये एक खूबी है, एक उनकी, तो ये बहुत बड़ी खूबी है आज के तारीख में। नेता किसी का काम करा नहीं पाता, ये हम सब लोग जी। जानते हैं, लेकिन ये एक बड़ी खूबी है। तो इसके आधार पर उनको कुछ वोट ऐड हुआ होगा। वैशाली से फर्क यह है कि वहां एलजेपी का कैंडिडेट था, इसलिए जी। आइडियोलॉजी वाला जो भूमिहार का वोट था वो थोड़ा हम्म। कम गया होगा वहां, वो थोड़ा वोट यहाँ ज्यादा गया होगा क्योंकि ये बीजेपी के कैंडिडेट है। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी जिनको पसंद है, जो कमल के फूल के अलावा दूसरे किसी बटन पर नहीं दबा सकते हैं ईवीएम, जी। उनकी संख्या यहाँ थोड़ी ज्यादा होगी। इसकी वजह से ये लड़ाई कांटे के मुकाबले में फंसी है। चलिए, तो देखिए यह लड़ाई इसलिए कांटे के मुकाबले में फंसी है। हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में 32 में से 26 सीटों का हाल बताया है। 17 सीटें हमने कल बताई थी जो एनडीए की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। आज 9 सीटें बताई है जहां बहुत ही नजदीकी मुकाबला है। बाकी पत्ता कल खोलेंगे, जिसे जानने के बाद इंडिया गठबंधन वाले थोड़े मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कहेंगे बस इतना ही, हम तो यहाँ यहाँ भी जीते हैं। तो खैर चलिए, चर्चा चलती रहेगी। हम आप बात करते रहेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।